हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने आपको चार्जिंग कैसे करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, वो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए थे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये तीनों मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो चलो आज हम लोग आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, चलो। तो देखो, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं? 9th में पढ़े होंगे आप। देखो, स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, चलो। तो ये हमारा पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा चलते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। तो कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें आपका पहला आता है पॉजिटिव चार्ज। पहला क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि लाइक चार्जेस, जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, इसका मतलब समझो क्या है। इसके कहने का मतलब कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या? देखो, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज। एक जैसे चार्ज का मतलब हो गया, अगर मान लिया हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया और इधर भी हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया, दोनों पॉजिटिव लिया। या मान लिया कि हमने निगेटिव चार्ज लिया और इधर भी निगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये दोनों क्या है? लाइक है। लाइक है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में जब आप इनको पास लाने की कोशिश करोगे तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप, चुंबक होता है मैग्नेट, आप दो मैग्नेट ले लो, तो दो मैग्नेट का आप देखोगे कि अगर सेम पोल एक साइड में लाओगे, दोनों एक साइड में लाओगे, तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। और अपोजिट पोल अगर ले आते हो, अगर नॉर्थ लाओगे तो रिपेल करेंगे। आप कितना भी सटाना चाहोगे, सटा भी दोगे तो भी चिपकेंगे नहीं, वो आपसे फोर्स लगाते रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ साउथ ले आओ, देखो आप इसके पास लाओगे, इतना दूर लाओगे तो हम तक खींच लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं, ऐसे ही यहां भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, अब देखो
अब ये तो हो गए सेम चार्जेस, ये लाइक चार्जेस था तो ऐसा हुआ। अब अगर यहीं पे एक आपने ले लिया पॉजिटिव और दूसरा आपने ले लिया निगेटिव, या आपने लिया एक निगेटिव और दूसरा हमने ले लिया पॉजिटिव, तो अब क्या होगा जब ये अनलाइक चार्जेस हो गए, तो जैसे वहां पे होता था चुंबक में कि आपके नॉर्थ और साउथ आने पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, तो यहां भी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप लड़के हो तो कभी लड़के लड़के एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लड़के लड़की चाहते हैं, तो वहां क्या होता है, सेम वाले रिपल्सन होता है और अपोजिट वालों में अट्रैक्शन होता है। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरी प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, हम इसको इरेज करेंगे। नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। बेटा बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए एकदम आराम से पढ़ना और चीजों को समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं और अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। जो चौथी हमारी प्रॉपर्टी है ये क्या है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब समझ रहे हो, जानते हो एडिटिव मतलब जोड़ना। तो अगर किसी बॉडी पे ढेर सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, सबका अलजेब्राइक सम होगा। सबका अलजेब्राइक सम होगा, मतलब सबको जोड़ने पे जो चार्ज बचेगा वही हमारा उसका चार्ज, ओवरऑल चार्ज वही कहलाएगा, ठीक। तो लिख लीजिए द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी the total charge of a body is the algebraic sum of total charge of the body is the algebraic sum of individual charges. इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल चार्जेस वहां पे हैं उन सारे का क्या होगा, अलजेब्राइक सम होगा। ये क्या होता है, एडिटिव होता है। और सबको हम लोग अलजेब्रिक सम जब करेंगे तो साइन के साथ करेंगे। साइन के साथ करने का मतलब है, जैसे मान लो एक पे, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देख लो, जैसे मान लिया ये हमारा कोई भी बॉडी है, ठीक। इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 7 निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना है, तो ओवरऑल चार्ज अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस -7। अब ये क्या हो गया, -2। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है और उस पे चार्ज कितना है, -2 का। इस तरीके से। फिर अगला देखो, अगला क्या प्रॉपर्टी कहती है, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, कंजर्वेशन ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ये कंजर्व्ड होता है, इसको ना तो पैदा किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। तो लिख लीजिए चार्ज नाइदर शुड बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको ना तो आप पैदा कर सकते हो, ना ही
खत्म कर सकते हो, बस इसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको आप पैदा नहीं कर सकते। जैसे मास था कि इस संसार में जो मास है वो कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है, वेट आपका चेंज होगा लेकिन मास कहीं भी आपका चेंज नहीं होगा, जितना आपका मास है। जैसे आप बताते हो ना कि आपका वजन कितना है, तो बताते हो लोग बताते हैं क्या कि मेरा 70 किलो वजन है, लेकिन वो आपका वेट है, वो आपका मास नहीं है। वेट और मास में डिफरेंस होता है, पता है नहीं आप लोगों को? वेट क्या होता है, जब उसमें F = mg, आपके मास में g से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हो जाता है वेट, और केवल जो m है वो आपका मास कहलाता है। जैसे अगर आपका वेट 70 kg है तो आपका मास कितना होगा, तो लगभग 9.8 g की वैल्यू होती है, 10 से डिवाइड कर दो अप्रॉक्सीमेटली, तो 70 / 10 मतलब 7 kg आपका वजन है, मास जो है आपका 7 kg है, ठीक है। तो जैसे मास कंजर्व होता है, आपका मास कहीं चेंज नहीं होता। आप अर्थ पे हो तो आपका मास 7 kg अगर है, तो मून पे जाओगे तो भी 7 kg होगा, आप सन पे जाओगे तो भी 7 kg होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट जैसे अगर अर्थ पे आपका 60 किलो वेट है तो मून पे आपका वेट आपका 10 kg हो जाएगा, लेकिन मास आपका वही रहेगा। बस क्यों? क्योंकि फोर्स जो लगता है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है। ऐसे ही क्या होता है, चार्ज भी हमारा कंजर्व्ड होता है। तो लिखिएगा चार्ज should neither be created, charge is neither created nor destroyed। चार्ज को न तो आप, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब आप क्या कर सकते हो, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप इसको पैदा नहीं कर सकते हो, नहीं इसको खत्म कर सकते हो। ये चार्ज की कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लिया? चलो बेटा, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, आराम से नोट किया करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके ऑनलाइन में सबसे अच्छा क्या है कि आप ही सब कुछ हो, आप इसके राजा हो। आप चाहोगे तो हम 1 घंटे के लिए पॉज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 6th प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? क्वांटाइजेशन क्या होता है? कंजर्वेशन तो हमें समझ गया, मैं आ गया कि कंजर्वेशन क्या होता है। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? देखो, जब चार्ज को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, किलोग्राम में या ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो। तो अब किलोग्राम आपकी सबसे छोटी या ग्राम आपकी एक यूनिट हो गई। जैसे आपको रुपया का सबसे छोटा यूनिट क्या है आज के समय में अगर हम बात करें, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, तो रुपया क्या है? सबसे छोटा क्या है? 1 रुपया। अब इसी 1 रुपये में 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 10 रुपया हो गया। इसी 1 रुपये में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 रुपया हो गया। इसी में आपने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया 2000 रुपया हो गया। तो ये जो है, जैसे यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है आपको रुपया का,
रुपए को इससे नीचे नहीं, पहले 50 पैसा 20 पैसा 10 पैसा चलता था, लेकिन अब यह क्या है, सबसे छोटा क्या हो गया, रुपया हो गया, 1 रुपया। तो ऐसे ही क्या है कि चार्ज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो अब चार्ज किस में रिप्रेजेंट करोगे, हम सबसे छोटा क्या मानोगे, तो लिखो एवरी चार्ज is an integral multiple every charge is an integral multiple of certain smallest amount of charge, of certain smallest amount of charge, आपका जो भी चार्ज होता है वो किसी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं, मतलब किसी भी चार्ज को एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखना है, स्मॉलेस्ट चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखना, वही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। जैसे जो चार्ज Q है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, Ne, प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस Ne। यहां पे N क्या है, N इज एन इंटीजर, ये N क्या है, इंटीजर है, और ये E जो है यही स्मॉलेस्ट चार्ज है, E एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, यही E जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है। E is the smallest amount of charge that exists in nature, exists in nature। ये जो E है यही सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। इस E की वैल्यू क्या होती है, इस E की वैल्यू होती है 1.6, E की वैल्यू बता रहे हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। E माइनस लगाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमें E की वैल्यू बता रहे हैं, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब अगर किसी बॉडी में चार्ज हमें बताना है तो चार्ज कैसे बता सकते हैं आप, जैसे 5E बता दिया, 19E बता दिया, ऐसे बता पाएंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, बोल रहे हैं कि भैया ये बताओ कि ये चार्ज पॉसिबल है क्या, क्या ये किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है क्या, तो आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता, चार्ज तो हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा गलत है। गलत क्यों है कि देखो हमेशा जब चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल आएगा, इसी का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ 10.19 तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 4.6 जो है क्या 1.6 का मल्टीपल है, नहीं है। तो क्यों, क्योंकि 1.6 का मल्टीपल 16 टू 32, 3.2, 4.8, 6.4 ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोग E को ही, जो ये E है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, इसी को सबसे छोटा चार्ज जानते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक नया चार्ज आ गया है जो इससे भी छोटा होता है। अभी तक हम लोग इसी को छोटा समझते थे, लेकिन अब एक नया चार्ज आ गया है जो इससे भी छोटा होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है, याद रखिएगा, जो अब
देखो बच्चों, हमने आपसे बोला कि ये अब जो चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो खोजी गई है, जो सबसे छोटा चार्ज खोजा गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है? सबसे छोटी यूनिट अब जो है, अब वो ई नहीं रह गई है, अब वो हो गई है क्वार्क। और ये क्या होता है? ये e/2 e/3, मतलब अब ई से भी छोटा हो चुका है, अब कोई एक नहीं है, मतलब e/2 e/3 काफी आप वो कर सकते हो। तो ये अब जो सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की है वो आपकी क्या है? क्वार्क है। आगे से याद रखिएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में अब ये क्वेश्चंस आएंगे कि सबसे छोटी यूनिट चार्ज की क्या है, मतलब जैसे अब जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वांट। देखो ये जो ई था, इसको बोला जाता है क्वांट। क्वांट मतलब सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसी को क्वांट बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये चार्ज, ये आपका क्या होगा? हमेशा कोई भी चार्ज होगा इसी ई का मल्टीपल होगा, 2e 3e 5e -7e, इस तरीके से हो सकता है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलो, एक चीज और आप समझ लो, एक चीज और अच्छे से आप समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कि जो हमारा मास होता है, जो हमारा मास होता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट लेकिन अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये आप याद रखना आप आगे से कि जो आपका चार्ज होता है ये बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपका मास होता है ये चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज जो थी चार्ज की, ये हमारी यहीं पे खत्म होती हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई? तो देखो, चार्ज जो होता है इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसको बोला जाता है कूलाम। क्या बोला जाता है? कूलाम। ये इसकी एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक। अब देखो, ये होता है फॉर्मूला Q, टोटल चार्ज क्या होता है? I T के बराबर होता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो अब देखो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं? डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। 1 कूलाम को अब हम डिफाइन करेंगे। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? 1 कूलाम चार्ज कितना होता है इसको डिफाइन करते हैं। देखो यहां से क्या होगा, अगर आपने करंट 1 एम्पियर ले ली, अगर I की वैल्यू 1 ले ली और टाइम 1 ले लिया, तो Q क्या आ जाएगा? 1 आएगा। यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा 1 कूलाम हो जाता है। तो देखो, अब 1 कूलाम को डिफाइन करना है, तो 1 कूलाम
इज डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कहेंगे 1 कूलम इज डिफाइंड एज द चार्ज, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 coulomb is defined as the amount of charge that flows through a conductor, that flows through a given cross section, that flows through a given cross section क्या है, 1 कूलम चार्ज को से कैसे डिफाइन करेंगे, वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है दैट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन से जो वायर के क्रॉस सेक्शन से पास करता है, ऑफ ए वायर, जो वायर के क्रॉस सेक्शन से पास करता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है। If there is a steady current of 1 ampere flowing in the wire, if there is a steady current of 1 ampere flows that wire, देखो ये तो डिफिनीशन ऐसे हमने लिखवा दी, लेकिन आप ऐसे याद किया करो, सीधे ये फॉर्मूला याद रखा, Q इक्वल टू IT। अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर की फ्लो करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है तो उसमें चार्ज कितना होगा, 1 कूलम का। बस ऐसे याद कर लो, फॉर्मूले से डिफिनीशन याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, अब रटी रटाई डिफिनीशन याद करोगे तो भूल जाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से याद किया करो। अगर किसी भी वायर से जिसका क्रॉस सेक्शन, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन वायर से अगर 1 एम्पियर का चार्ज, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है तो उसमें चार्ज कितना फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। ये हमारा 1 कूलम का डेफिनेशन हो गया। अब देखो, अगर ये 1 कूलम हो गया, 1 कूलम होगा क्या, किसके बराबर होगा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड। तो यहां से मिल गया 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड, ये 1 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ किसकी हो गई, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम का हमने डिफाइन कर दिया कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है। अगर किसी वायर से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है तो उसमें चार्ज कितना फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। ये हमारा 1 कूलम का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, चलो। अब देखो बच्चा, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अगर हमें ये निकालने को बोल दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब हम इसको निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम चार्ज में। अब हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा। देखो, अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इज इक्वल टू NE, ये पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट अभी, ठीक है। अब यहां से Q तो चार्ज हो गया, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां से N निकालना चाहते हैं, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E, ठीक। ये Q बाई E तो हो गया। अब देखो क्या बोला है, 1 कूलम चार्ज में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, तो ऊपर तो 1 कूलम रख लिया,
ऊपर चार्ज 1 कूलम रख लिया। अब नीचे देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसको लिख लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतने का निगेटिव चार्ज होता है, हमने साइन नहीं लिखा है, बस इतना चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां से अगर 1 में आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से n की वैल्यू जो मिलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम चार्ज में आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। समझ में आ रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज होगा। अब इसको आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, हम लोग क्योंकि प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हम लोग क्या लिखा है एनटीएससी ओलंपियाड्स की भी हम लोग प्रिपरेशन साथ में करते चलेंगे, और वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा इस पे रिलेटेड, तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे राइज होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल एकेडमिक पे फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ हम लोग माइंड को अपने कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी ढालना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने हैं। और कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर कहो कि ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए और आपने कंपटीशन क्रैक कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसमें घुसना पड़ेगा, उसको निचोड़ निकालना पड़ेगा, तब तो आप कंपटीशन क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, बस एकेडमिक आप 99 परसेंटाइल लेके खुश हो जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका परसेंटेज कम हो लेकिन आपने कंपटीशन क्रैक कर लिया, आपका वैल्यू बढ़ेगी। आप 99 100% ले आओ, कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो तो बैठे रहोगे, ऐसे घूमते डरते रहोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे चलेंगे। अब हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स जो होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप इसको रिवीजन इसका बार बार रिवाइज किया करो, अच्छे से रिवीजन करो, ताकि अभी जो पढ़ रहे हो वो आपको बाद में फिर हमें वापस आके समझने के लिए ना आना पड़े। एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि वो आपको बस केवल रिकॉल करना हो, आपको बाद में दिमाग में खपाना हो। ओके, चलो, थैंक यू।